वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो बेटा आपको स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और आपके लिए बेटा ये जो आपका पावन त्यौहार है ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आप इसी के लिए तैयारी करने जा रहे हो, क्योंकि आप डिफेंस जिसमें नेवी एक्स ग्रुप आएगा, आपका एयरफोर्स भी एक्स ग्रुप आएगा जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हो। और इस तैयारी के साथ साथ आप देश की सीमाओं की रक्षा भी करोगे, देश की रक्षा भी करोगे, देश की आंतरिक सुरक्षा भी करोगे और देश की बाहरी सुरक्षा भी करोगे। तो आपके लिए तो बड़े ये जो पर्व है आपका बड़े जोश और जुनून का है। ओके, थोड़ा सा मैं ये ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको पहले बताना चाह रहा हूँ। आज से 15 अगस्त के इस पावन पर्व से अपने जो GVCC की ऑनलाइन क्लासेज हैं, जो अपन ने एक सोशल मीडिया में ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म बनाया है, इसकी क्लासेज स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें आज मैथ्स का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट होगा। डेमो क्लासेस आपके सोशल मीडिया GVCC का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको दे दी गई है और आज से लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेक्चर फर्स्ट में जो मेरा टॉपिक रहेगा बेटा वो सबसे बड़ा टॉपिक जिसको मैथ्स का माना जाता है समाकलन, वो स्टार्ट होगा। ओके, और इसके बाद में जितनी भी इसकी प्रॉब्लम्स आएगी, कहने का मतलब जो आपको DPP मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कहने का मतलब जिस टॉपिक को आप मॉर्निंग में पढ़ोगे, आपके पास में जो भी प्लेटफॉर्म होगा, इवन आप फेसबुक के माध्यम से पढ़ो या GVCC के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से पढ़ो, वहाँ से जब आप पढ़ने जाओगे तो मॉर्निंग में जो भी आपका टॉपिक क्लियर होगा, देन आफ्टर आपके पास में उसमें उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से DPP मिल जाएगा। DPP जिसमें आपको मैथ्स की मिनिमम 20 से लेके मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस का आपको पेपर शीट मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। देन आफ्टर उसमें जो भी आपके पास में डाउट्स क्वेरीज रहेंगे उनको आप बाई थ्रू आउट मैसेज या बाई कॉलिंग से क्लियर कर सकते हो। जो भी आपका यहाँ पे सिलेबस का सिस्टम रहेगा, कौन सी डेट को कौन सा टॉपिक रहेगा, कौन सी डेट को कौन सा टेस्ट रहेगा, कौन सी डेट को आपका टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आएगा, ये सभी की सभी बेटा आपको जो बातें हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। फिर भी अन्यथा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो या आप कुछ भी जानना चाहते हैं इस डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेज के बारे में, तो आप फिजिकली यहाँ कोचिंग कैंपस में संपर्क कर सकते हैं या कोचिंग के जितने भी कैंपस के नंबर हैं आपके पास में, आफ्टर जो भी प्रोसेस आपका सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, उनको आप क्लियर कर सकते हो। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन में आपके पास में जो डिफेंस में है मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। यदि मैं 2 क्वेश्चन के नंबर लूँ तो 3 से 4 नंबर तक ये क्वेश्चन रहेगा आपके पास में। लेकिन पहले बेसिकली आपको पता होना चाहिए बेटा समाकलन क्या होता है। अब जब भी ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और जितना मैं आपको बोर्ड पर राइट कर रहा हूँ ये साथ साथ में राइट करते जाइए। देन आफ्टर क्लास कंप्लीट होने के बाद में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप बाई थ्रू मैसेज या कॉल से आप इसको क्लियर कर सकते हो। ओके, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि समाकलन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। आपने मेरी पहली क्लास में जो आपकी डेमो क्लासेस में एक छोटा सा टॉपिक मैंने क्लियर किया था बेटा, आपको अवकलन, ये आपने मेरे से पढ़ लिया होगा। अब इसकी जो टोटल स्टडी होगी वो आगे वाले टॉपिक्स में हो जाएगी, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको अवकलन में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। अवकलन में क्या होता है बेटा, यदि अपने पास में कोई y फलन दिया गया तो आप एक बार अवकलन करोगे तो उसका वैल्यू कितना होता है, dy/dx। इसका मीनिंग ये होता है कि आपके पास में दिए गए फलन में आप एक बार परिवर्तन करते हो। क्या करते हो, रेट ऑफ चेंज। यदि y वाले फलन में आप x के सापेक्ष चेंज करते हो तो उसका टोटल मान कितना होता है, dy/dx। कहने का मतलब इसमें जितनी स्टडी होती है वो एक बिंदु के सापेक्ष होती है। कितने बिंदु के सापेक्ष होती है बेटा, एक बिंदु के सापेक्ष होती है। अब आपको कहा जाता है कि अवकलन का अपोजिट ही क्या होता है, समाकलन होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, मान लो मेरे पास में y का अवकलन है और वो कितना हो गया, dy/dx। यदि इसको मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन से ओपन करूं, सपोज दैट y इज इक्वल्स टू fx, आपने इसका अवकलन किया तो आपके पास में हो गया dy/dx इज इक्वल्स टू fx। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका वज्र गुणा किया तो आपको मिल गया dy/dx इज इक्वल्स टू fx डॉट dx। मिल गया, नहीं मिल गया बेटा। अब देखो यहाँ पे dy फॉर्म है, इस dy का मतलब क्या होता है, y में आपने नियरेस्ट थोड़ा सा चेंज किया है। इस fx आपके पास में जो भी क्वेश्चन था, यदि मैं इसको फर्स्ट टाइम अवकलन करूंगा तो यहाँ पे कितना डैश यूज़ करूंगा, सिंगल डैश यूज़ करूंगा। ये dx मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर लिया। अब यदि आप इसको समाकलन के साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो वापस आप इसी क्वेश्चन पे पहुँच जाओगे। तो एक पॉइंट की स्टडी करने के लिए आपने क्या किया बेटा, अवकलन। लेकिन अवकलन करने के बाद में वापस यदि आप उस फलन का समाकलन करने जाओगे तो आपके पास में उस पॉइंट से वापस क्या बन जाएगा, एक फलन बन जाएगा। अब आपने 12th क्लास में इस समाकलन
से कौन सी एप्लीकेशन करी थी बेटा? आपने समाकलन के माध्यम से किसी भी वक्रों के बीच में क्षेत्रफल निकाला था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जब अब मैं किसी फलन का क्षेत्रफल निकालने जाऊंगा तो वहां पे मेरे को एक पॉइंट लेना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन में ए और फाइनल कंडीशन में कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा बेटा? बी। जब आपने इनके बीच का क्षेत्र कवर किया था या एरिया फाइंड आउट किया तो आपने क्या निकाला था बेटा? समाकलन से प्रोसेस से इसको सॉल्व किया था। तो जब एक पॉइंट, एक फलन का एक पॉइंट के माध्यम से स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है? अवकलन। बट उसी पॉइंट से वापस फलन पे जा रहे हैं, मतलब एक बिग फॉर्म यूज कर रहे हैं, तब अपन क्या यूज करेंगे बेटा? समाकलन यूज करेंगे। इज इट क्लियर? अब देखो वापस, यदि एक पॉइंट की स्टडी करनी है तो आपको अवकलन करना पड़ेगा, बट एक पॉइंट से वापस फलन में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? समाकलन करना पड़ेगा। यहां पे मैंने एक थ्योरम बताई है बेटा आपको, इसका बेसिक क्लियर करता हूं मैं। समाकलन का चिन्ह dy इज इक्वल टू समाकलन fx और यहाँ पे कितना हो गया? dx। इनका मीनिंग समझो बेटा, बेसिक क्या क्या होता है। सबसे पहले dy है, ये वो कोई फलन में अल्प चेंज किया हुआ था, थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ था। dx ये भी फलन में x में थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ था, ये फलन का एक बार अवकलन करने पे प्राप्त हुआ था। अब जहाँ तक आपको नॉलेज है, इसके मल्टीप्लाई में हमेशा कितना होता है? 1। अब 1 का आपको चेंज देखना है dy के रेफरेंस में, तो dy जितने भी अपने पास में dy की स्लिप्स हैं या पट्टी का है, उनको यदि आप ऐड करोगे तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा आपका? y इज इक्वल्स टू, वैसे अपने पास में f डैश x था, ये एक बार अवकलन हुआ था, तब उसका वापस समाकलन करेंगे तो अवकलन में पहुंच जाओगे, कितना हो जाएगा? fx। अब आपके पास में जितना पॉइंट्स के बारे में स्टडी थी, तो इन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं हमेशा? c। और c क्या होता है यहाँ पे? समाकलन नियतांक। क्या होता है बेटा? समाकलन नियतांक। अब इसमें बेसिक थ्योरम में एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जब आपके पास में कोई भी फलन दिया गया है, यदि ये x में दिया गया है तो इसका रेफरेंस हमेशा क्या होगा? dx। आपको कभी मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहाँ पे कोई y फॉर्म चल रहा है और यहाँ पे उसका रेफरेंस क्या चल रहा हो? dx। क्वेश्चन यदि मिल गया तो आपको इन दोनों चर वैल्यू को एक साथ एक फॉर्म में करनी पड़ेगी। यदि यहाँ पे x फॉर्म है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा? dx फॉर्म। यदि यहाँ पे y फॉर्म है तो यहाँ पे कौन सा करना पड़ेगा? dy फॉर्म। यदि यहाँ पे z फॉर्म है तो यहाँ पे कौन सा करना पड़ेगा? dz फॉर्म। ऐसा क्यों? जो मैंने आपको अवकलन से क्लियर कर दिया है। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, समाकलन की जो स्टडी होती है बेटा, एक बिंदु के सापेक्ष नहीं होती है, अनेक बिंदुओं के सापेक्ष स्टडी होती है। तो अनेक बिंदुओं के सापेक्ष यदि स्टडी का कोई भी टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो उसका स्टडी कहाँ करेंगे बेटा? समाकलन में करेंगे। इज इट क्लियर? अब समाकलन के यदि अपन सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो अपने को कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं और कौन कौन से रूल में ध्यान रखने पड़ते हैं, ये आज अपन इस क्लास में क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले समाकलन का जो बेसिक मीनिंग था अपनी इस क्लास में, उसका मीनिंग ये हुआ था कि आप बहुत सारे पॉइंट के बारे में यदि स्टडी करना चाहोगे तो उस टॉपिक को आप किससे सॉल्व करोगे बेटा? समाकलन से सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले समाकलन का नोटेशन क्या होता है, संकेत क्या होता है। अपन समाकलन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपका इंटीग्रेशन साइन होगा बेटा। इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? आई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? आई। तो आई इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह, यहाँ पे कोई फंक्शन होगा और यहाँ पे उसका फॉर्म कितना होगा? dx। इसका मीनिंग होता है इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? समाकलन। या इसको मैं बोल सकता हूँ एक साधारण फलन। क्या बोल सकता हूँ बेटा? एक साधारण फलन। यदि आपके पास में कोई fx क्वेश्चन दिया गया है और जिसका आपको समाकलन करना है, इसको हमेशा बोलेंगे बेटा समाकल्य। इंटीग्रेंड इंग्लिश वर्ड होता है इसका, इंटीग्रेंड। ये होता है अपने पास में dx फॉर्म के सापेक्ष। इसको क्या नोन करेंगे बेटा? के सापेक्ष। वापस रिपीट करता हूँ, आई फॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन fx डॉट dx। ये एक साधारण फलन दिया गया होता है जिसका आपको समाकलन करना होता है। जो आपके पास में साधारण फलन होता है उसको समाकलन के लैंग्वेज में अपन क्या बोलेंगे? समाकल्य। और इसके सापेक्ष क्या करेंगे बेटा? उसका अपन समाकलन करेंगे। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में सबसे पहले लिखोगे। इस फॉर्म का मीनिंग होगा आपको उसका समाकलन करना है। इस फॉर्म का मीनिंग होगा x के सापेक्ष करना है। इस फॉर्म का मीनिंग होगा इस क्वेश्चन का साधारण फलन को आपको क्या करना है? समाकलन। तो ये मेरे पास में साधारण फलन हो गया, ये मेरे पास में समाकल्य हो गया, ये मेरे पास में क्या हो गया? जिसके सापेक्ष करना है। और इस होल प्रोसेस को, मतलब आप इसका आंसर साधारण फलन से लेके समाकलन करने के बाद में जो भी आपका आंसर आता है, इस होल प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटा समाकलन।
क्या बोलते हैं इसको, समाकलन। तो समाकलन आंसर नहीं होता बेटा, समाकलन होता है प्रोसेस। तो ये मेरे पास में साधारण फलन हो गया, इस समाकल्य का आपको इसके सापेक्ष क्या करना है, समाकलन, वो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर सपोज दैट मैं एज्यूम कर लेता हूं कैपिटल fx प्लस कितना हो गया c। ये समाकलन के कुछ उचित नियमों से अपने इसको समाकलन के रूप में चेंज कर लिया और c यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। c को मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या होता है, एक समाकलन नियतांक। तो इससे यह सिद्ध होता है, इस सी से यह सिद्ध होता है कि समाकलन अपने पास में बेसिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है बेटा, अनिश्चित समाकलन। कौन सा होता है, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा अपने पास में होता है निश्चित समाकलन। दूसरा कौन सा होता है, निश्चित समाकलन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एक सिंपल सा ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ, उससे समझना बेटा। यदि अपने पास में कोई fx फलन चल रहा है और मेरे को इस पॉइंट से लेके स्टडी इस पॉइंट तक स्टडी करनी है, सपोज दैट ये है x इज इक्वस टू ए और ये पॉइंट है आपका x इज इक्वस टू बी। यदि पॉइंट को आपने निर्धारित कर दिया है तो वो जो समाकलन का मान होगा वो हमेशा किस में होगा, निश्चित समाकलन में। बट आपने पॉइंट को निर्धारित नहीं किया है तो अब जो समाकलन का मान होगा वो किस में होगा बेटा, अनिश्चित समाकलन में। तो समाकलन के बेसिक दो प्रकार होते हैं, एक होता है अनिश्चित समाकलन जिसमें आप क्वेश्चन के लास्ट में कौन सी फॉर्म यूज करोगे, सी फॉर्म। एक होता है निश्चित समाकलन जिसमें आपके पास में कोई ना कोई संख्यात्मक मान कंप्लीट मिलेगा। कौन सा मान मिलेगा बेटा, संख्यात्मक मान आपको कंप्लीट मिलेगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, अब इन दोनों फलनों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा अनिश्चित समाकलन। जो आज अपना टॉपिक रहेगा वो समाकलन में कौन सा रहेगा, अनिश्चित समाकलन। बेटा इनको सभी आप साथ साथ में राइट करते जाइए। जो भी आपके पास में डाउट्स हैं क्लास ऑफ होने के बाद में आप किसी भी सोशल मीडिया या मैसेज के थ्रू आउट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पूछ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप हेडिंग नोट करो, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन इंग्लिश फॉर्म होता है बेटा इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें मान जो प्राप्त होता है वो निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले बेटा इसमें फॉर्म यूज करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन, एक्स रेज टू एन रेफरेंस ऑफ डी एक्स, इसका समाकलन होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। और यहाँ पे हमेशा निश्चित अनिश्चित समाकलन में जो आंसर आएगा उसमें कौन सा फॉर्म यूज करेंगे अपन, सी फॉर्म यूज करेंगे। सी का यदि वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो वो क्वेश्चन अनिश्चित समाकलन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निश्चित समाकलन में। यहाँ थोड़ा बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, जो ये एक्स होता है ये कौन सी वैल्यू होती है हमेशा इसमें, चर, और जो n होता है वो कौन सी वैल्यू होती है बेटा इसमें, अचर वैल्यू का निर्धारण करता है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला i इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स डॉट ऑफ डी एक्स। यदि आपको e की पावर x का समाकलन करना है तो मैंने बताया था ये कभी चेंज नहीं होता, इसका आंसर क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट i इज इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स रेफरेंस ऑफ डी एक्स, इसका जो समाकलन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए रेज टू एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ ए प्लस सी। मैंने पहले की डेमो क्लास में मैं आपको बताया था कि 12th में यदि अपन लॉग की स्टडी करेंगे तो हमेशा कौन से बेस पे करेंगे बेटा, ई बेस पे करेंगे। ओके, तो ए रेज टू एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है ए रेज टू एक्स डिवाइड बाई लॉग ए देन प्लस सी। अब बेटा इसमें थोड़ा सा आप चेंज देखना, यहाँ पे जो ए वैल्यू होता है ये हमेशा अचर पद होता है और जो हमेशा एक्स होता है वो कौन सा पद होता है बेटा जी, चर पद होता है। क्लियर, साथ साथ में नोट करते जाइए। देन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अपन साथ साथ में भी सोल्व कर रहे हैं। साइन एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बेटा एक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जितने भी मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा यदि इनका समाकलन करने के बाद में ये आंसर है तो आप इनका अवकलन करोगे तो हमेशा अपने पास में बेसिक जो भी ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति फलन दिया वो हमें प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स, इसका जो आंसर होगा समाकलन का वो होगा साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है बेटा टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट
आई इज इक्वस टू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आई इज इक्वस टू कोसेक एक्स एंड कोट एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये आपके पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से थे जिनका अपन डायरेक्ट यहाँ पे समाकलन फॉर्म जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आई इज इक्वस टू 1/x dx इज इक्वस टू होता है log x प्लस सी। एक चीज़ बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, log के बाद में जो भी आपको फलन प्राप्त होता है ये कौन सा होता है बेटा, धनात्मक। ये जब मैं लघुगणक या log का आपको टॉपिक लूँगा तब क्लियर कर दूंगा, बट आपको बेसिकली इतना ध्यान में रखना है कि log के बाद में जो भी फलन विद्यमान होता है वो हमेशा कौन सा होता है बेटा, एक धनात्मक फलन। इसी के लिए धनात्मक बनाने के लिए आप इस पर कौन सा साइन यूज़ करते हो बेटा, मापांक साइन यूज़ करते हो। ओके, नेक्स्ट आई इज इक्वस टू 1/x स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन होता है माइनस 1/x प्लस सी। ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं जिनको मैं आगे भी कंटिन्यू बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास में कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ले लेता हूँ मैं। आई इज इक्वस टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रेफरेंस ऑफ डी एक्स, इसका आंसर होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आई इज इक्वस टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर होगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट होगा आई इज इक्वस टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वस टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आपका होगा आई इज इक्वस टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर होगा जो भी इंटीग्रेशन का मान होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आपका होगा आई इज इक्वस टू 1/x स्क्वायर माइनस 1 रेफरेंस ऑफ डी एक्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आई इज इक्वस टू माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वस टू कितना होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये बेटा आज आपके बेसिक फॉर्मूले जो समाकलन में अपन मूल रूप से काम में लेते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं आपके। ये वही फॉर्मूले हैं जिनका अपन अवकलन जानते हैं, तो अवकलन जानते हैं तो उनका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, उसका समाकलन होगा। इज इट क्लियर? इन फॉर्मूलों के बाद में अपन ये देखने जाएंगे कि समाकलन में जो अनिश्चित समाकलन है उसको अपन कौन कौन सी विधियों से कंप्लीट कर सकते हैं, कि ऐसी कौन कौन सी विधियां होंगी जिनके द्वारा आप अनिश्चित समाकलन के जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे उनको कंप्लीट कर सकते हैं। बेटा उनमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और सिंपल आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बेटा इतना लॉन्ग वे में अपन आंसर कंप्लीट नहीं करेंगे, टाइम बहुत कंज्यूम होता है। ओके, सबसे पहले जो मेरी ट्रिक रहेगी बेटा वो मैं यहाँ से पिक करूंगा। ये जो फॉर्मूला है इसको मैं पूरे समाकलन में काम में लूंगा, ठीक है। थोड़ा मैं आपको इसको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस सी। मैं बार बार एक स्टेटमेंट दूंगा बेटा, यदि अपने पास में कोई भी फलन विद्यमान है और वो फलन है अंश और हर में, यदि हर में कोई क्वेश्चन है और अंश में उसका अवकलज विद्यमान है तो उसका जो समाकलन ओपन होगा वो कौन सी फॉर्म में ओपन होगा, हमेशा लॉग फॉर्म में ओपन होगा। तो बेटा इसको मैं बहुत जगह यूज़ करूँगा। देखो आप थोड़ा सा देखना बोर्ड पे, मैंने अभी यहाँ पे समाकलन किस किस का क्लियर नहीं किया है। एक तो मैंने आपको tan x का समाकलन नहीं बताया, एक मैंने आपको cot x का नहीं बताया, एक मैंने आपको sec x का नहीं बताया, एक मैंने आपको cosec x का नहीं बताया। ये जितने भी समाकलन होंगे बेटा मैं इस ट्रिक से कंप्लीट करूंगा। तो थोड़ा बेसिकली मैं इस पर स्टार नोट कर देता हूं, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। आपके पास में यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है बट उसका अंश में यदि अवकलज विद्यमान है तो इसका जो समाकलन ओपन होगा वो बेटा किस में होगा, लॉग में ओपन होगा। ओके, नेक्स्ट मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब सबसे पहले अपने को ये पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनिश्चित समाकलन करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। अनिश्चित समाकलन को करने के लिए बेसिकली अपने पास में 4 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं बेटा, 4 विधियां होती है। इन 4 विधियों में अपन अलग अलग तरीके से अलग अलग रूल से ये पढ़ेंगे कि कौन सी विधि में
कौन सा रूल, नियम या संकेत काम में लेना है। सबसे पहली विधि आपकी आएगी बेटा कैपिटल ए, मानक सूत्रों द्वारा अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला। दूसरी मेरे पास में विधि आएगी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तीसरा मेरे पास में ऑप्शन आएगा परिमेय या बीजीय या भिन्नों का समाकलन। चौथा मेरे पास में आएगा जी खंडस समाकलन। ओके, ये अपने पास में बेसिकली 4 विधियां हैं। सबसे फर्स्ट मानक सूत्रों द्वारा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देन नेक्स्ट रैशनल फॉर्म भी हो सकता है, पॉलिनोमियल फॉर्म भी हो सकता है और फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस समाकलन से करना है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा मानक सूत्रों द्वारा। बेटा मानक सूत्र का मीनिंग ये होता है कि जब भी अपने पास में कोई सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है तो आप उस सिंपल फॉर्मेट के क्वेश्चन को डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। क्या जी, मैंने अभी आपको कुछ यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले दिए जिनके अकॉर्डिंग आप समाकलन के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में मेरे पास में विधि स्टार्ट होती है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आज अपन इस विधि को क्लियर करेंगे। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे कैसे समाकलन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप हेडिंग नोट कीजिए वापस, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। अब ये विधि बेटा आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आज अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहला बेसिक नोट, यदि किसी फलन के साथ उसका अवकलज विद्यमान हो। सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट है, यदि किसी भी फलन के साथ में उसका यदि अवकलज विद्यमान हो तो प्रतिस्थापन विधि लेंगे, यूज करेंगे। दूसरा, किसी फलन के अंदर या अंदर निहित कोई दूसरा फलन हो, कोई दूसरा फलन हो तो। तीसरी स्टेप है मेरी, एक से ज़्यादा फलनों को कम से कम फलनों में रूपांतरित करने में यस, लेट अस आई विल रिपीट अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट माय। यदि किसी फलन के साथ उसका अवकलज विद्यमान हो तो आपको इस विधि को यूज करना है। सेकंड, यदि किसी फलन के अंदर कोई दूसरा फलन हो, इफ ए फंक्शन इनसाइड इन ए फंक्शन, देन दैट कंडीशन आई विल यूज ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन थर्ड, एक से ज़्यादा फलनों को कम से कम फलनों में रूपांतरित करने में, आपके पास में बहुत सारे फलन दिए गए हैं और उन फलनों को आप कम से कम फलनों में यदि रूपांतरित कर रहे हो तब भी आपको कौन सी विधि यूज़ करनी पड़ेगी बेटा? प्रतिस्थापन विधि यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसके बेसिस में मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, देखिएगा बेटा सभी। माई फर्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन tan x एंड dx। अभी तक बेटा अपन ने इसका इंटीग्रेशन या समाकलन नहीं देखा है। अब मैं इस प्रतिस्थापन के माध्यम से देखना चाहता हूं कि इसका समाकलन का आंसर क्या होता है। ये तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं, बट आपको इसको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने इसको चेंज करा, क्या लिख सकते हैं अपन? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, रेफरेंस ऑफ कितना हो गया बेटा? dx। अब मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी यहाँ पे कि जब 1/x का फॉर्म हो बेटा, कौन सा फॉर्म हो? 1/x का फॉर्म हो तो उसका जो समाकलन होता है वो कितना होता है? log देन मापांक
एक्स प्लस सी। मैं उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको क्लियर करूंगा। बेटा नीचे फलन देखो कितना दिया हुआ है, कॉस एक्स, इसका अवकलन कितना होता है माइनस के साइन एक्स, बट बेटा प्रेजेंट नहीं है तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से क्या कर दिया डिवाइड। अब इतने क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करना आप, इसका अवकलन यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है ना बेटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा माइनस जो आपका आउटसाइड में था आपका लॉग फॉर्म ओपन कर दिया, मापांक लगा दिया, नीचे वाला फलन कितना है कॉस एक्स प्लस में कितना हो गया सी, तो बेटा इसका समाकलन क्या होता है माइनस लॉग मापांक या मॉडुलस कॉस एक्स प्लस सी। यदि इस माइनस फॉर्म को मैं सब्स्टिट्यूट करूं या चेंज करना चाहूं तो बेटा इस फॉर्म को मैं यहां यूज कर सकता हूं -1, तो ये आंसर कितना होगा लॉग कॉस होल पावर आपके पास में दिया कितना गया है -1, मतलब कॉस की घात कितनी दी गई है -1। इस घात को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पावर को चेंज करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 1 cos x, रिमेनिंग c एज इट इज। 1 cos क्या होता है बेटा sec x और प्लस में कितना हो गया c। ये क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व किया है, बट यदि इसमें मैं देखना चाहूँ कि प्रतिस्थापन विधि को यूज करने तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये आपका फर्स्ट पैटर्न ट्रिक से हो गया, सेकंड पैटर्न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखो cos x का अवकलज ये है या नहीं है। मैंने माइनस को एक बार रिमूव कर दिया क्योंकि वो अपन ने एक्सटर्नली सोर्स से यूज़ किया था, मैंने खुद उसको एज्यूम करके यहाँ पे अप्लाई किया था। सबसे पहले देखो यहाँ पे cos x दिया गया है, आप इसको एज्यूम करो cos x इज इक्वस टू टी। मैं कौन सी विधि के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि में। प्रतिस्थापन जैसा नाम है वैसा ही विधि में करना पड़ता है कि जो भी आपके पास में फलन दिया गया उसको प्रतिस्थापित कर दो, मतलब किसी दूसरे फलन को एज्यूम करके उसको प्रतिस्थापित वहाँ से विस्थापित कर दो। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे cos x इज इक्वस टू टी, तो यहाँ कितना होगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वस टू डी टी। बट बेटा यहाँ तो प्रेजेंट ही नहीं है माइनस के साइन एक्स, तो अपन ने क्या कर लिया यहाँ पे माइनस को रिमूव कर दिया, तो ये हो गया माइनस के डी टी। अब जितना फॉर्मेट आपके पास में है उसको क्वेश्चन में यूज करो आप, तो आई इज इक्वस टू कितना हो जाएगा माइनस देन डी टी अपॉन कितना हो गया टी, बिकॉज आपने cos x को क्या एज्यूम किया था टी एज्यूम किया था। ओके, अब 1/x का मैंने आपको समाकलन बताया था वो कितना होता है माइनस log x प्लस सी। यहाँ पे t आपने एज्यूम करा था, क्वेश्चन कौन से वेरिएबल या चर में चल रहा था x फॉर्म में चल रहा था, तो उसके x की फाइनल वैल्यू को आप कंप्लीट कर दीजिए, तो माइनस log cos x प्लस सी। अब आप इसको cos की नेगेटिव फॉर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/cos और उसका जो फाइनल आंसर होगा वो बेटा कितना हो जाएगा log sec x प्लस सी। ये साथ साथ में आप नोट करते जाइए, अपने को पूरा होल प्रोसेस नहीं चाहिए, अपने को तो बेटा डायरेक्ट आंसर चाहिए। 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है log sec x प्लस सी। इज इट क्लियर। इसी पैटर्न से सिमिलर फॉर्म से अपन जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे बेटा sec x का, और फिर करेंगे cot x का, देन आफ्टर अपन करेंगे cosec x का। ओके, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन यहाँ से चेंज होगा वो हो जाएगा बेटा cot x का। अब बेटा चूंकि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो सभी क्वेश्चन को अपन इतना ओपन फॉर्म में नहीं करेंगे, जहाँ तक जैसे भी पॉसिबल हो क्वेश्चन को कम स्टेप में सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, देखो बेटा इसको 5 सेकंड में अपन सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसकी ओपन फॉर्म चेंज कीजिए, cot x को अपन लिख सकते हैं cos x बाई कितना हो गया sin x, रेफरेंस ऑफ कितना हो गया dx। मैंने आपको ट्रिक बताया था sin x का अवकलन क्या होता है बेटा cos x होता है, तो आपका ओपन किस में होगा log, मापांक लगा दीजिए, नीचे वाला फलन त्रिकोणमिति जो भी है वो आप लिख दीजिए sin x प्लस सी। तो कोई आपसे ये पूछे कि cot x का समाकलन क्या होता है तो आपका आंसर क्या रहेगा log sin x प्लस सी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है i इज इक्वल्स टू sec x रेफरेंस ऑफ dx। आपको बेटा sec x का समाकलन कंप्लीट करना है या sec x का समाकलन क्या होता है वो करना है। ओके, मैं इसको डायरेक्ट फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ। यदि अपने पास में sec x दिया गया तो मेरे अकॉर्डिंग इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर लिया sec x tan x से, और किससे डिवाइड कर दिया बेटा sec x प्लस tan x से। कुछ चीज़ें तो बेटा आपके माइंड में भी चलनी चाहिए क्योंकि आप मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो कुछ इसमें ऐड मल्टीप्लाई माइनस या सब्ट्रैक्शन फॉर्म करना पड़ेगा। अब आप नीचे वाले फलन को देखिए, sec x का अवकलन क्या होता है sec x और
10x, और 10x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। नीचे वाले का टोटल अवकलन ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है ना, तो अपने पास में आंसर क्या होगा, log, यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, मापांक, नीचे वाला फलन कितना होगा, sec x प्लस का कितना हो जाएगा 10x, और प्लस में कितना होगा बेटा, c होगा। एक इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस में कितना हो गया बेटा, c फॉर्म हो गया। कोई पूछे बेटा ये आंसर कहाँ से आए, जब अपन इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को चेंज करेंगे, 1/cos 10 को चेंज करेंगे sin/cos, फिर उसमें ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति यूज़ करेंगे तो अपने पास में ये आंसर आएगा log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में एक त्रिकोणमितीय फलन और बचा हुआ है, वो आपका है I इज इक्वस टू कोसेक x एंड dx। इसका आपको समाकलन करना है। वही मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप अपने एक्सटर्नल फॉर्म से इसको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या किया, कोसेक x माइनस कोट x से मल्टीप्लाई कर दिया और कोसेक x माइनस कोट x से क्या कर लिया बेटा, डिवाइड कर लिया। इस मल्टीप्लाई और डिवाइड से क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। जो अपन सिंपल ट्रिक लेके चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखने जा रहे हैं। ओके बेटा, देखना सबसे पहले आप ये देखो कोसेक x का अवकलन कितना होता है। कोसेक x का अवकलन होता है कोसेक x और साथ में साइन कौन सा रहता है, माइनस, और मल्टीप्लाई में क्या रहता है, कोट एक्स। अब बेटा माइनस और कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस और माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, और कोट एक्स का कितना होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जितना फलन आपके पास में हर में दिया गया था, डिनोमिनेटर में दिया गया था, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, अंश में प्रेजेंट है, तो इसका जो समाकलन होगा वो किस में होगा, लॉग, और यहाँ पे होगा कोसेक x माइनस कोट x प्लस का c। इसका एक सिंपल फॉर्म भी होता है log 10 x/2 एंड प्लस c। ये इसका फर्स्ट फार्मूला होता है, ये इसका नेक्स्ट फार्मूला होता है। इज इट क्लियर। कोई पूछे ये फार्मूला कहाँ से आता है, बेटा जब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे देन आफ्टर इसके पास में ये आंसर क्लियर होगा। अब जो आज अपनी फर्स्ट मेथड चल रहा था प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, इसमें मैंने 3 स्टेटमेंट दिए थे बेटा। पहला क्या था, यदि किसी फलन का अवकलज उसके साथ में विद्यमान है, तो बेटा जितने भी क्वेश्चन दिए थे इसमें इनके अवकलज विद्यमान है या नहीं है। दूसरा मैंने लिखा है किसी फलन के अंदर कोई और फलन हो, तब भी कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, प्रतिस्थापन। अब सेकेंड स्टेटमेंट को अपन कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर करते हैं, जिनमें अपने को ये पता चलता है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रतिस्थापन विधि से अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो एक क्वेश्चन बना रहा हूँ बेटा मैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन x स्क्वायर प्लस 1 रेफरेंस ऑफ dx। ये मेरे पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने जाओगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो है x, नेक्स्ट फॉर्म्स में है साइन x स्क्वायर प्लस 1। जब बेटा आपके पास में ये प्रेजेंट है, इस साइन फलन के अंदर आपका एक बीजीय फलन विद्यमान है, तो आपने क्या किया, इस फलन को आप कुछ ना कुछ एज्यूम करो। क्या किया मैंने एज्यूम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t एज्यूम करा, अवकलन करोगे तो 2x dx इज इक्वल टू कितना होगा dt। अब x dx तो यहाँ प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है, तो आपने कहाँ यूज़ कर लिया बेटा इसको, डिवाइड में। सो I इज इक्वल टू 1/2 रेफरेंस आपने dt यहाँ पे नोट कर दिया, और यहाँ पे कितना रह जाएगा साइन, इस फंक्शन को क्या एज्यूम करा था आपने t। तो अब साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस cos t प्लस सी। टी को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो माइनस cos 1/2 डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा t फॉर्म, t आपने एज्यूम करा था एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में कितना हो गया बेटा c। तो किसी फलन के अंदर कोई दूसरा फलन विद्यमान है तो आप उस फलन को यहाँ से रिमूव करने के लिए कौन सी विधि का यूज़ कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि को यूज़ कर सकते हो। तीसरा, यदि एक से ज़्यादा फलन अपने पास में विद्यमान हैं तो आप उनको छोटा कर सकते हैं। तो कोई भी त्रिकोणमिति फलन के अपन क्वेश्चन लेंगे, जैसे साइन x मल्टीप्लाई कॉस x, साइन x मल्टीप्लाई कॉस 3x, तो जितने भी ये क्वेश्चन रहेंगे बिग फॉर्म में रहेंगे, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से इनको अपन शॉर्ट फॉर्म में यूज करके क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तीनों स्टेटमेंट हो गए आपके पास में, कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स अपन और सॉल्व कर रहे हैं।
अब जितने भी प्रतिस्थापन से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ में बेटा अपन ट्रिक जो भी होती है, ट्रिक का मतलब होता है, मैं तो मेरी लैंग्वेज में बोलता हूँ बेटा, वो ट्रिक नहीं होती, वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होती है। क्यों? यदि आप उन ब्रह्मास्त्र को यूज़ करोगे तो आपके पास में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट मेरी ट्रिक मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से दे रहा हूँ। यदि आई फॉर इंटीग्रेशन दिया गया हो, आपके पास में क्वेश्चन दिया हो ax प्लस बी होल पावर n और रेफरेंस ऑफ dx, यदि मैं वापस क्लियर करूं इसको, ax प्लस बी होल पावर n रेफरेंस ऑफ dx, आपको इसका समाकलन करना है। बेटा समाकलन तो मैं कर लूँगा, लेकिन पहले मैं बेसिक कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक फलन दिया गया है जिसको मैं बहुपद भी बोल सकता हूँ। बहुपद क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पद विद्यमान है, लेकिन इसकी जो घात चल रही है वो क्या चल रही है बेटा? यहाँ पे अचर फॉर्म में चल रही है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है। तो आपको ऐसे पद का समाकलन करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में जो भी मैंने फॉर्मूला दिया था वो दिमाग में रहना चाहिए। तो आपके पास में इसका आंसर होगा ax प्लस बी होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये तो आपने पावर के अकॉर्डिंग, घात के अकॉर्डिंग समाकलन कर दिया है। बट बेटा जो अंदर वाला फलन दिया गया है इसका आप अवकलन, इसके डिवाइड में हमेशा यूज करोगे। तो अंदर वाले फलन का अवकलन कितना होता है? ax का तो कितना हो जाएगा a, और b का कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास में मल्टीप्लाई में कितना रहेगा 1/a। क्लियर? ये एक मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे बना दिया है, और एक सिंपल जनरल वे में आपको ध्यान में भी रखना है। कैसे ध्यान में रखना है? देखो बेटा, यदि अपने पास में दिया गया है ax प्लस बी होल पावर n, कोई भी फलन दिया गया है मैथ्स में, उसकी पावर यदि अचर दी गई है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म को यूज़ करो। जितना उस फलन का अवकलज विद्यमान है वो आप उसके डिवाइड में नोट कर दीजिए, और आंसर में आपके लास्ट में कितना रहेगा? प्लस c। देखो बेटा मैं एक क्वेश्चन करता हूँ इस पर, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 8 होल पावर 7 रेफरेंस ऑफ dx। इसका आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे समाकलन करना है। समाकलन क्या होगा देखते जाइए। सबसे पहले आप इसका समाकलन करोगे तो पावर के अकॉर्डिंग कितना होगा? एक्स क्यूब प्लस 8 होल पावर 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई इनसाइड फलन का अवकलन कितना होता है? 3x स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना रह जाएगा? 3x स्क्वायर, और रेफरेंस में कितना रह जाएगा बेटा? प्लस c। यहाँ पे कोई क्वेश्चन चेंज करूँ मैं तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 7x प्लस 9 होल पावर 9। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है सिंपल वे में, वही आपको पता है। सबसे पहले आप इस पावर फॉर्म में इसका समाकलन कर दीजिए। तो पावर फॉर्म में समाकलन कितना होगा? 7x प्लस 9 होल पावर 10 डिवाइड बाई 10, देन मल्टीप्लाई इनसाइड फलन का अवकलन कर दीजिए। वो कितना हो जाएगा आपके पास में? 7, और प्लस में कितना हो गया? c। ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो नेक्स्ट मेथड में क्या करना है, यदि कोई भी फलन दिया गया है और उसकी होल पावर दी गई है तो आप सबसे पहले होल पावर यदि अचर दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग अपना समाकलन कीजिए, और समाकलन करने के बाद में जितना आपके पास में बहुपद फलन है उसका अवकलज हमेशा हर में आपको यूज़ करना है। देन आफ्टर क्या रहेगा? ऑलवेज प्लस सी। नेक्स्ट, ये कुछ बेटा छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपन डीपीपी या कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी अपने लिए। ओके, तो थोड़ा सा अच्छे से आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास में है, यदि फलन दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स रेफरेंस ऑफ डी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स रेफरेंस ऑफ डी एक्स, नेक्स्ट टेन स्क्वायर एक्स रेफरेंस ऑफ डी एक्स। ये कुछ मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्री के वर्ग फॉर्मूले हैं, स्क्वायर फॉर्म दिए गए हैं। ओके, इनके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, क्योंकि बेटा ऐसी बहुत सी फॉर्म्स होगी जिनमें एक क्वेश्चन यूज़ करेंगे अपन। तो इनका समाकलन कैसे करेंगे? बेटा मैंने जितने भी आपको मानक फॉर्मूले आज बताए हैं उनमें कहीं भी ये फॉर्म्स यूज़ नहीं करी है। दूसरा, मैंने प्रतिस्थापन में इसको भी कहीं यूज़ नहीं करा। इसको आप डायरेक्ट आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले तो कभी भी कोई त्रिकोणमिति फलन दिया गया है इन फॉर्म्स में, तो इसमें जो पावर फॉर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। इसको एक परफेक्ट एंगल में चेंज करना पड़ता है। अब ये परफेक्ट एंगल क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन पूर्ण कोण के मान में चेंज करना पड़ता है। कैसे करेंगे? कुछ इनके फॉर्मूले होते हैं जो आपने को शायद पता होंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? 1 माइनस
cos 2x डिवाइड बाई कितना होता है 2। नेक्स्ट cos स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट tan स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है यदि अपन देखना चाहें ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ओके, ये आपके पास में बेसिकली 3 फॉर्मूले जिनको आपको यूज़ करना है। अब बेटा ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स फॉर्म था, लेकिन यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आ गया, माइनस साइन। तो आप इसका सेपरेट क्या कर सकते हो, समाकलन। इसका भी क्या कर सकते हो, समाकलन। सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, समाकलन। तो ये 3 फॉर्म ऐसे होते हैं त्रिकोणमिति में स्क्वायर फॉर्म में। अब बेटा मैं नेक्स्ट की क्लास में चलूँगा या नेक्स्ट टॉपिक पर चलूँगा तो इनके क्यूब फॉर्म भी आएंगे, फिर इनके 4 फॉर्म्स भी आएंगे, मतलब इनकी घातें बढ़ती जाएंगी। तो हमेशा आपको इनको पावर्स को कैसे ना कैसे रिमूव करके एक सिंपल त्रिकोणमिति फलन में आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि आपने सिंपल त्रिकोणमिति फलन में चेंज कर लिया तो इन फलनों का आप क्या कर सकते हो बेटा, समाकलन। ओके, तो ये मेरे पास में नेक्स्ट यदि स्क्वायर फॉर्म दिए गए हैं त्रिकोणमिति फलनों को तो आप इनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब कुछ मैं आपको स्पेशल नोट्स दे रहा हूँ, इन नोट्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है। सबसे पहले ए पॉइंट, यदि आपके पास में किसी फलन के साथ में कोई गुणामेय संख्या दी गई है, यदि किसी फलन के साथ में कोई गुणामेय संख्या दी गई है तो इस संख्या को आप एज इट इज आउटसाइड बाहर लिख दीजिए और बचे हुए फलन का क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन। बचे हुए फलन का क्या हो जाएगा, समाकलन। आपके पास में कोई भी फलन है और इसके साथ में यदि गुणा में कोई संख्या दी गई है, इस फलन के साथ में कोई गुणामेय संख्या दी गई है तो उस संख्या को आप डायरेक्ट आउटसाइड पुट कर दीजिए, मतलब लिख दीजिए और बचे हुए फलन का क्या हो जाएगा आपके पास में, समाकलन। सेकंड नोट है आपका, यदि आपके पास में एक से ज़्यादा फलन, यदि आपके पास में एक से ज़्यादा फलन, एक से ज़्यादा फलन प्लस और माइनस में प्रेजेंट है, प्लस और माइनस में प्रेजेंट है, मतलब क्या हुआ, इनके बीच में पॉजिटिव साइन भी लगा हो सकता है या फिर नेगेटिव साइन भी लगा हो सकता है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको इनका इंटीग्रेशन क्या क्या कर सकते हो बेटा, सेपरेट भी कर सकते हैं। जो आपके साइन प्रेजेंट हैं वो आपके एज इट इज़ लगाइए और उनके साथ में उनका समाकलन भी क्या कर सकते हो, अलग अलग समाकलन भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं बट उनके बीच में कौन से साइन होंगे, प्लस माइनस साइन यदि अपन यूज़ करेंगे तो अपने पास में ये समाकलन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, यदि अपने पास में कोई संख्या प्रेजेंट है सी फॉर एनी कांस्टेंट नंबर, यदि सिर्फ और सिर्फ केवल आपके पास में यहाँ पे कोई संख्या या गणित का कोई मान निर्धारित किया हुआ है या लिखा हुआ है तो उसका समाकलन होगा, जो भी आपका रेफरेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा सी एक्स। अब यहाँ पे समाकलन नियतांक में अपन क्या लेते हैं सी, तो चेंज करने के लिए अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे डी फॉर्म लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, यदि आपके पास में कहीं जीरो के साथ में कोई फलन दिया गया है, यदि आपके पास जीरो के साथ में कोई फलन दिया गया है तो इसका समाकलन हमेशा कितना होगा, c प्लस कॉन्स्टेंट यदि मैं लूँगा तो कितना हो जाएगा d। ये पूरा का पूरा आपके पास में जो मान आएगा वो कौन सा मान आएगा, एक संख्यात्मक मान। कौन सा मान मिलेगा बेटा, एक संख्यात्मक मान मिलेगा। ओके, जीरो के साथ में यदि कोई फलन विद्यमान है तो आपके साथ में कोई संख्यात्मक मान मिलेगा। इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज होता है बेटा बच्चों को, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज दैट अपने पास में संख्या दी गई है 5, इसका क्या करना है बेटा आपको, अवकलन। 5 का अवकलन कितना होता है, 0। अब मैं 0 का अवकलन करूंगा तो भी कितना आना चाहिए बेटा, 0 का समाकलन करूंगा तो भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 0 यदि किसी फलन के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म या गुणनफल में दिया गया है तो जब इसका समाकलन करोगे तो वहाँ पे एक संख्या आएगी और अपना समाकलन नियतांक आएगा। जब उन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास में कौन सा मान प्राप्त होगा, एक संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। ओके, ये आपके पास में कुछ जनरल फॉर्म्स हैं। ऐसे जनरल फॉर्म बेटा समाकलन में बहुत है लेकिन वो टॉपिक के साथ साथ चलेंगे। अब आज अपने पास में जो मेथड था वो मैंने आपको 2 मेथड क्लियर कर दिए। एक मेथड था अनिश्चित समाकलन को सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा, और दूसरा मेरे पास में पहला मेथड हुआ करता था मानक सूत्रों द्वारा। मैंने आज कुछ मानक सूत्र आपको दे दिए हैं। देन आफ्टर जो आपके पास में विधि थी प्रतिस्थापन, उससे मैंने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिए। अब इन दोनों टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन आपको डीपीपी में आज आपको मिल जाएंगे वो आपको टोटल सॉल्व करने। यदि उनमें बेटा
कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो, बाय थ्रू मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कोचिंग के आसपास कहीं रहते हो तो आप कोचिंग में आके भी अपने डाउट या इनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी यदि इन टॉपिक्स के अलावा मैथ्स का कोई और भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से टाइम अपने सर या सब्जेक्ट टीचर से लेना होगा और उस टाइम पे आपको कांटेक्ट करना होगा। थोड़ा सा बेटा मैं बेसिकली और कुछ बता देता हूँ आपको कि आज से आपके मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जिसमें लेक्चर फर्स्ट चल रहा है। ये सभी क्लासेस चलेंगी। अब जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा और संडे आएगा उसका प्रोसेस क्या होता है, सैटरडे को आपके पास में पूरे वीक में जितना भी टॉपिक रहेगा इसका निर्धारित आपको टाइम और शेड्यूल कोचिंग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें आपको क्या लगेगा, टेस्ट। और संडे को आपके उस टेस्ट की क्या हो सकती है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास भी हो सकती है, और उसके जितने भी कुछ फॉर्मूलेज एक्स्ट्रा होंगे वो भी आपको उस क्लास के अकॉर्डिंग बता दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।